जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं तो मैं कुछ समीर इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के आतंक के अंत की विश्लेषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण टॉक मेरे साथ। एक दौर में यूपी के अखबार में मुख्तार के अंसारी की खबरों से रंगे होते थे। पूर्वांचल के हर अखबार नुक्कड़ पर, पान के ठियों पर केवल मुख्तार की बातें होती थी, उसके खौफ की, उसकी दहशत की और उसके अपराध की। यानी कि पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस साम्राज्य को उसने अपराध और दहशत के दम पर खड़ा किया था, उस पर एक दिन बुलडोजर चल पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर बुलडोजर चला। गाजीपुर स्थित होटल को ध्वस्त किया गया है। और ये बुलडोजर चलाना कोई और नहीं, वो शख्स होगा जिसका रास्ता कभी मुख्तार के गुंडे रोक कर खड़े हो जाते थे। कहते हैं वक्त किसी का सगा नहीं होता है। एक समय पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और अमित शाह को तली पार होना पड़ा था, लेकिन समय ने अंगड़ाई ली और अमित शाह गृह मंत्री बनी और पी चिदम्बरम जेल की हवा खा चुके हैं। और ऐसे ही एक वक्त मुख्तार अंसारी का साल 2005 में मऊ दंगे हुए थे और सबको पता था कि इन दंगों में किनका हाथ था, लेकिन सब डर के मारे चुप थे। और उस दौरान गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी और मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उनको मऊ जिले के टोरी घाट पर रोक दिया गया। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था और उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई थी और लोगों ने आगजनी की कोशिश भी की थी। तब योगी ने यह कहा था कि मुस्लिम पक्ष लगातार गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ रहा था, आग लगा रहा था, लेकिन पुलिस मौन बनी है, क्योंकि अपराध और सत्ता का ऐसा गठबंधन जिसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देना था। इसे ऐसे समझिए कि जब साल 2010 में मुख्तार जेल में था, तब बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय हत्या को खुली सड़क पर सरेआम मरवा दिया। AK-47 से करीब 500 राउंड फायर हुए थे और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए थे और उन 7 लोगों में ऊपर से 67 गोलियों के निशान थे। और इससे बीजेपी की खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज हुई, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और तो और कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी और इस खौफ को समझिए कि CBI ने पड़ते दबाव के चलते इस केस को ही छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा 2006 में FIR की और साल 2006 में FIR दर्ज कराने के बाद ही जांच हुई और इसके एकमात्र गवाह थे शशिकांत राय। और साल 2006 में शशिकांत राय की हत्या हो गई और शशिकांत राय ने और उनकी हत्या इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुन्ना बजरंगी और उसके गुर्गों की पहचान कर ली थी और पुलिस ने शशिकांत राय की हत्या को आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा। और इस कहानी को समझने के लिए और मुख्तार अंसारी के आतंक के अंत को समझने के लिए हमें समय का पहिया थोड़ा सा पीछे घुमाना पड़ेगा। दरअसल 80 का दशक था। छात्रों की एक दुकानदार से बहस हो गई। बहस में दुकानदार ने पिस्तौल निकाल ली। छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। तब एक लड़का एक्सप्रेसिव आवाज की दीवार पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यही लड़का बाद में योगी आदित्यनाथ बना। पर उस समय योगी जी बच्चे थे और वो दौर था हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का। ये वो दौर था जब गैंगवार की खबरों को BBC रेडियो रोज सुनाता। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया की जबान पर इसके कारण कोई बड़ा विकास नहीं था, लेकिन ये गोरखपुर और पूर्वांचल का गैंगवार था। ये वो दौर था जब जयप्रकाश जी इंदिरा की सत्ता बदल रहे थे और वहाँ के बच्चे बंदूक की नाव साफ कर रहे थे। यूपी की राजनीति एक छोटी सी विधानसभा से तय होने लगी थी। इसी बीच 1985 में गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण
माफियाओं को संभालना था। वह इसके लिए गैंगस्टर एक्ट यानी कि गुंडा एक्ट लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ अपराध और अपराधियों ने जाति और धर्म के नाम पर समाज और राजनीति में अपराध को स्वीकार कर लिया था। पंडित हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए। इन पर आरोप लगता रहा कि कानून तोड़ रहे हैं, पर इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिलता था। कहते हैं जिस न्याय के लिए सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो न्याय इनके दरबार में तुरंत मिल जाता था। इस कारण न्यायालय लोग भी जुड़ने लगे। पूर्व विधायक अमृता सिंह, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश पासवान, पूर्व सांसद पालेश्वर यादव और इनके नुमाइंदे बने लोगों के रहनुमा बन सके थे। कहते हैं 90 का दशक आते आते अपराध राजनीति का एक बिजनेस मॉडल बन चुका था। ये लोग कितने ताकतवर थे, इस बात का एहसास एक घटना से हो जाता है कि कोयला माफिया सरताज कहलाने वाले सूर्यदेव सिंह के ऊपर जब गाज गिरी तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उनके पक्ष में खड़े दिखाई दिए। आखिरकार इलाका गिरने की नौबत आई गई, साड़े लेकर भाग गए। एक ही साथ नहीं रह सकते तो 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ल ने लखनऊ शहर में बीरेन साहब को गोलियों से भून दिया। बीरेन साहब को भूनने के बाद श्री प्रकाश ने अपनी ही लिस्ट में दूसरा नाम कल्याण सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हरिशंकर तिवारी का। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ल ने अचानक तय किया कि लोबार की सीट उसे चाहिए। यही नहीं, कल्याण सिंह को भी श्री प्रकाश शुक्ल निजी दुश्मन मानता था। 6 करोड़ में उसने कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। यह यूपी में पहली बार हुआ था, इसलिए पहली बार एसटीएफ बनी थी और श्री प्रकाश को मारने के लिए बनी एसटीएफ ने उसको मार भी दिया था। अब हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की दुश्मनी से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का उदय हुआ। मुख्तार और ब्रजेश के ग्रोह का आमने सामने गोलियां चलती थी, गैंगवार होता था। मुख्तार हमेशा जेल में होता था अधिकतर समय, क्योंकि वो इसके लिए मुफीद जगह थी, और ब्रजेश हमेशा अंडरग्राउंड। एक बार गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर ब्रजेश ने गोली भी चलवाई, लेकिन वो बच गया। लेकिन मुख्तार अंसारी मजबूत पड़ता चला गया। ये वो वक्त था जब देश के कुछ लड़े समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे कुछ नेता, और कांग्रेस सरकार को हटाना चाहते थे और कुछ इकोनॉमिक सुधार करना चाहते थे, लेकिन क्राइम को राजनीति में तब्दील कर दिया जा चुका था। ये वो चीज़ थी जो आने वाले सालों में राजनीति में छा जाने वाली थी। ये वो भीड़ थी जो हर राजनेता का पहला और आखिरी हथियार बन गया। यह वो बैलेट था कि चुनाव में जीत पक्की करवाते, और जनता जहां बिजली पानी सड़कें खोजने लगी थी, अचानक लोग बंदूकें गिनने लगे, गाड़ियों के काफिले गिनने लगे और ये देखने लगे कि किसकी गाड़ी में किसका काफिला कितना बड़ा है और कौन किसका रास्ता रोकेगा। लेकिन 1995 के करीब मुख्तार अंसारी राजनीति में उतर आया और 4 बार मऊ से विधायक बना। पहली बार चुनाव उसने बसपा से लड़ा और 2 बार निर्दलीय लड़ा। और ये वो समय था जब मीडिया इंटरव्यू के लिए मुख्तार के यहाँ पे लाइन लगाई थी, और मुख्तार बड़े स्टाइल में आता था, चश्मा लगाता था सुनहरे रंग का, और 2 बंदूकें रखते हुए कहता था क्या बताइए क्या बात है, क्या बात करनी है। तो ये था उसका जलवा, और उसको हर चीज़ टॉप क्वालिटी की पसंद थी। टॉप क्वालिटी के कपड़े पहनना, टॉप क्वालिटी की चीज़ें करना, उसे हर चीज़ टॉप क्वालिटी की पसंद। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर और मऊ के इलाके से फरार हो गया। 2008 में मुख्तार अंसारी बसपा की ओर फिर से पहुंचा और दावा किया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया है। मायावती ने भी मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मनोहर जोशी से हार गया। लेकिन गजब की बात है, वो उस समय जेल में था और पूरा चुनाव में जेल से लड़ा। मुख्तार जब गाजीपुर की जेल में था तो उसकी ज़िंदगी बाहर से भी ज़्यादा आलीशान और आरामदायक थी। फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने तक के बर्तन मौजूद थे, खानसामा तक मौजूद थे। अब 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकार करते हुए अपनी पार्टी से निकाल दिया, और 2011 में मुख्तार अंसारी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कौमी एकता दल नाम की पार्टी बनाई और उसने 2012 में उससे चुनाव लड़ा और जीत गया।
2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसने ये कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बढ़ेगा। जब 2016 में सपा में मुख्तार अंसारी को शामिल करने की बात आई तो हमारे टोटी चोर ने अपने ही मंत्री बलराम यादव को बाहर लगा दिया। कैसे भी हाथ पैर जोड़ के मुलायम सिंह से जिस तरीके से बलराम यादव पार्टी में वापस आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2017 में मुख्तार अंसारी के भाई ने कौमी एकता दल का विलय मायावती के पार्टी में कर दिया बसपा। लेकिन 2017 में भारी बहुमत से वो लड़का मुख्यमंत्री बना जिसका रास्ता मुख्तार अंसारी लोग लिया करता था, काफिले पे हमला करते थे। तब वो लड़का एक चेतावनी देके गया था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उसको योगी जी के नाम से जानते हैं और उन्होंने मुख्तार के अंडरवर्ल्ड पर बुलडोजर चलवा दिया। लखनऊ में एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डालीबाग में बने मुख्तार अंसारी के 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। मौके पर पहुंचे 250 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर है कि प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा और अब तक का किराया भी वसूलेगी। इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। कई कुर्गे उसके एनकाउंटर में मरवा दिए और उन्होंने उसके अंडरवर्ल्ड से कमाई गई अवैध जमीनों पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर फिरवा दिया। और यूपी सरकार अब मेहमान नवाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरीके से मुख्तार ने कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर पंजाब में मेहमान नवाजी का जो मौज लिया है, अब अलग तरीके से उसको मौज दिलाई जाएगी। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने मेहमान नवाजी की खूब मौज ली, अब उसका अंत आ गया है। मुख्तार अंसारी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुख्तार अंसारी बांदा जेल के रास्ते पर है, खाटमपुर से आगे पहुंच चुका है। वो बहुत ही जल्दी बांदा की जेल पहुंचने जा रहा है। कि जैसे का विदित हो, जैसे कि आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जेल में यदि कोई कैदी इस समय आता है तो उसको एक अलग बैरक में रखा जाता है। फिर जब जेल खुलने का सुबह समय होगा तब उसको 15 नंबर बैरक में रखा जाएगा, जहां पर सीसीटीवी का काम चालू है और लगातार अभी तक वहां पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। जेल में पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और मुख्तार अंसारी की हर गतिविधि पर सरकार अपनी नज़र रखेगी इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए। तो मुख्तार के आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आपको बताता रहूँगा ऐसे ही कई कानूनी अधिकार, कानूनी चीज़ों के बारे में मिलता रहूँगा आपसे। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।